हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ माय ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस कॉल्ड बायोलॉजी सिंप्लीफाइड। मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, हम स्टैंडर्ड 11 स्टेट टेक्स्ट बुक के फोटोसिंथेसिस टॉपिक के 5th पार्ट पर हैं। जो स्टूडेंट्स अभी नए ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता दूं कि सारे प्रीवियस पार्ट्स मेरे चैनल बायोलॉजी सिंप्लीफाइड पे अवेलेबल हैं। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ऑलराइट, और एक चीज़, बेल आइकॉन अगर आप दबा देंगे तो आपको सारे आगे के नोटिफिकेशंस जो हैं वीडियो के वो मिल जाएंगे। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज दैट स्टूडेंट्स, ये जो वीडियोस मैंने किए हैं इसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश की है, तो प्लीज़ वीडियोस को बिल्कुल एंड तक देखना मत भूलिएगा। ऑलराइट, एंड तक देखिए, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अनदर थिंग इज़, मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों शुरू हो चुके हैं। 9th से लेकर 12th तक किसी भी बोर्ड के बायोलॉजी के क्लासेस, ओके, इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप ट्यूशंस आर अवेलेबल। अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, इंडिविजुअल चैप्टर्स चाहिए वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, डाउट सॉल्विंग के लिए सेशंस अवेलेबल हैं। ओके, तो बहुत सारे मॉड्यूल्स है, कॉन्टैक्ट करना मत भूलिए। ऑलराइट, मेरे पास 20 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है टीचिंग में। ऑलराइट, तो आप उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स नीट के लिए कोशिश कर रहे हैं, चाहे आपका फर्स्ट टाइम हो या आप रिपीट स्टूडेंट हो, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। आपके स्कोर्स में और आपके अंडरस्टैंडिंग में बहुत फ़र्क पड़ेगा। करेक्ट है। सो लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम जो है लाइट एंड डार्क रिएक्शंस को कंप्लीट कर दिया है और अभी हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो है फोटो रेस्पिरेशन। ओके, फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा फेनोमेनन है, जो ऐसा प्रोसेस है, ऑलराइट, जो अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, अगर लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, ध्यान कीजिए, ऑक्सीजन ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, तो क्या होता है, प्लांट का जो नॉर्मल प्रोसेस है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे हमने स्टडी किया, C3 साइकिल है ना, वो C3 साइकिल नहीं होते हुए कुछ दूसरा ही साइकिल शुरू हो जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, कार्बन को पकड़ के ग्लूकोज बनाने के बजाय ओके कार्बन वेस्ट हो जाता है। तो ये वेस्टफुल प्रोसेस है। ओके, तो फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है जो कुछ कंडीशंस में होता है। फॉर एग्जांपल, हाई टेम्परेचर, टू मच लाइट, वेरी हाई ऑक्सीजन एंड वेरी लो CO2। करेक्ट है, ये C3 साइकिल से ही लिंक्ड है, लेकिन यहाँ पे कार्बन फिक्स होने के बजाय कार्बन सेल से बाहर एस्केप हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अब कैसे होता है ये देखते हैं। करेक्ट है, कार्बन की फिक्सेशन जो C3 साइकिल है वो होता है क्लोरोप्लास्ट में, ये तो हमने देख लिया है। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में सेल के 3 ऑर्गेनेल्स का काम होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है पेरोक्सिसोम और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रियन। करेक्ट है। अब क्या होता है, एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, साइक्लिक रिएक्शंस, जिसको हम PCO साइकिल बोलते हैं। ओके, अब क्या हो जाता है, आपको याद होगा कि जब ये मैंने रुबिस्को आपको इंट्रोड्यूस किया था, है ना, तो मैंने आपको क्या बोला था, रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या है, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। याद है, मैंने आपको बोला था RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, राइट। तो अब रुबिस्को का काम होता ये है कि रुबिस्को जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों सिस्टम में हो तो दोनों कंपटीशन आपस में लगा लेते हैं कि रुबिस्को के साथ में कौन रिएक्ट करेगा, है ना। अब आप मान लीजिए कि सडनली ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गई, तो क्या होगा, रुबिस्को एंजाइम में सारा ऑक्सीजन ही जाके बैठ जाएगा ना। ऐसे ही कंपटीशन लगी है, अब ऑक्सीजन की कंडीशन या कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो अब क्या होगा, है ना, ये रुबिस्को एंजाइम में जाके ऑक्सीजन बैठ जाएगा और रुबिस्को ऑक्सीजनेस का फंक्शन करेगा, कार्बोक्सिलेज का फंक्शन नहीं करेगा। अगर आपको याद है, आपका जो फर्स्ट रिएक्शन है ना, वो है रुबिस्को प्लस, इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को RUBP जो है वो CO2 को पिकअप करता है, यही है ना कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। लेकिन अभी ऑक्सीजन ज़्यादा है तो रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को देखता ही नहीं है, वो ओनली ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होता है और ऑक्सीजन को पिकअप करके ऑक्सीजनेस का फंक्शन करता है। इसीलिए हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन में फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है रादर देन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जब RUBP ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ओके, तो PGA बनने के बजाय, पहले आपका PGA बनना चाहिए, है ना,
लेकिन पीजीए बनने के बजाय एक 2 कार्बन की कंपाउंड बनती है जिसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। और इस फॉस्फोग्लाइकोलेट को बाद में ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड बनाया जाता है और ये ग्लाइकोलिक एसिड क्लोरोप्लास्ट से जाता है बाहर और पहुंच जाता है पेरोक्सीसोम में। है ना? समझ में आ रही है बात आपको? तो एक पर्टिकुलर गैस के हाई हो जाने से देखिए कैसे पूरा सिस्टम उल्टा हो जाता है। पीजीए बनने के बजाय फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया। ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। फिर क्लोरोप्लास्ट से फॉस्फोग्लाइकोलेट का कन्वर्जन होता है ग्लाइकोलेट में। ग्लाइकोलेट को फेंक दिया जाता है बाहर क्लोरोप्लास्ट के और ये पहुंच जाता है पेरोक्सीसोम में। अब पेरोक्सीसोम का स्टोरी देखते हैं। पेरोक्सीसोम में एक एंजाइम होता है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। करेक्ट है? एक एंजाइम होता है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। ये ग्लाइकोलेट को ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट करता है। करेक्ट? ग्लाइकोलेट ओके जो पहुंच गया पेरोक्सीसोम में आपके क्लोरोप्लास्ट से, ये कन्वर्ट होता है ग्लाइऑक्सिलेट में। ग्लाइऑक्सिलेट जो है ये तो एसिड ही, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ग्लाइऑक्सिलेट का कन्वर्जन होता है अमाइनो एसिड ग्लाइसिन में। करेक्ट है? ये रिएक्शन एक ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन है, मतलब अमाइन ग्रुप को ट्रांसफर किया जाता है बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स और एसिड से तैयार होता है अमाइनो एसिड विच इज ग्लाइसिन। ठीक है? अब ये ग्लाइसिन चला जाता है तीसरे ऑर्गेनेल में, माइटोकॉन्ड्रियन में, और यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट होती है। करेक्ट है? माइटोकॉन्ड्रियन में 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके तीसरा मॉलिक्यूल बनाते हैं विच इज ऑल्सो एन अमाइनो एसिड और इसका नाम है सेरीन। इस दौरान ओके क्या होता है कि ग्लाइसिन का सेरीन में जब कन्वर्जन होता है तो एक कार्बन का जो है लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है ये है वेस्टफुल प्रोसेस। याद है हमने कहा था फोटो रेस्पिरेशन क्या है? कार्बन फिक्स होने के बजाय कार्बन वेस्ट होता है। ये देखिए ये है वेस्टेज, है ना? तो यहाँ से शुरू करते हुए ओके ग्लाइकोलेट बनके, ग्लाइकोलेट से फिर बाद में ग्लाइऑक्सिलेट बनके, ग्लाइऑक्सिलेट से ग्लाइसिन, ग्लाइसिन से सेरीन, इतना सारा कन्वर्जन जब हो जाता है तब अल्टीमेटली क्या होता है कि एक CO2 जो है ये वेस्ट हो जाता है। करेक्ट है? इस तरीके से अगर वो कंडीशंस पूरे हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल हाई ऑक्सीजन, हाई लाइट, हाई टेम्परेचर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो क्या होता है 25% CO2 वेस्ट हो जाता है सिस्टम से। ओके रादर देन फोटोसिंथेटिकली कार्बन फिक्स होने के बजाय, ग्लूकोज बनने के बजाय CO2 वेस्ट होता है। करेक्ट है? अब जो सेरीन यहाँ बन गई है, ये वाली सेरीन, ये वापस से ट्रांसपोर्ट होती है पेरोक्सीसोम से। पेरोक्सीसोम में इसका कन्वर्जन होता है ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड में, और ग्लिसरिक एसिड से ये वापस चला जाता है क्लोरोप्लास्ट में। पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। ग्लिसरेट से बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ये 3-PGA वापस से C3 साइकिल में एंटर होता है। करेक्ट है? इसका ज़रा हम डायग्रामेटिक व्यू देख लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। करेक्ट है? तो इस पूरे व्यू को देखने के लिए मुझे इसे रिड्यूस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके तो इसको हम थोड़ा रिड्यूस करके देख लेते हैं। राइट? तो ये है 3 ऑर्गेनेल्स, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है पेरोक्सीसोम और ये है आपका माइटोकॉन्ड्रियन। करेक्ट है? क्लोरोप्लास्ट में देखते हैं क्या होता है। ये एक्चुअली फर्स्ट रिएक्शन होना चाहिए आपके कार्बन फिक्सेशन के, है ना? अब यहाँ पे CO2 के बजाय ऑक्सीजन आ गया। देखिए रुबिस्को जो है यहाँ पे ऑक्सीजनेज का काम करता है, ऑक्सीजन को पिकअप करता है और यहाँ बन जाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट प्लस PGA। करेक्ट है? ये फर्स्ट रिएक्शन है जो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक रिएक्शन हो गया, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ और फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एंटर हो गया। अब यहाँ पे फॉस्फेट की लॉस होती है और बन जाता है ग्लाइऑक्सिलेट। अब ये ग्लाइऑक्सिलेट क्लोरोप्लास्ट से आ जाता है बाहर और पेरोक्सीसोम में आ जाता है। पेरोक्सीसोम में ग्लाइऑक्सिलेट का कन्वर्शन होता है ओके इनटू ग्लाइऑक्सिलेट प्लस H2O2। ये ग्लाइकोलेट होना चाहिए। हाँ यहाँ पे ये ग्लाइकोलेट होना चाहिए। ये देखिए है ना, ग्लाइकोलेट टू ग्लाइऑक्सिलेट। करेक्ट? तो ये जो है ये ग्लाइकोलेट टू ग्लाइऑक्सिलेट और फिर यहाँ से ग्लाइऑक्सिलेट से ग्लिसरिन ग्लाइसिन। ठीक है? अब यहाँ से ये आगे जाता है पेरोक्सीसोम में, पेरोक्सीसोम से आते हैं ग्लाइसिन ओके
का कन्वर्जन होता है सेरीन में, इस टाइम पे CO2 के मॉलिक्यूल की लॉस होती है। करेक्ट है, ये आपको देखना है। ऑल्सो NAD का कन्वर्जन होता है NADH में, ये साइड रिएक्शंस है, ओके, इसको ध्यान देना है। अब ये सेरीन माइटोकॉन्ड्रिया से जाता है पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम से कन्वर्जन होता है हाइड्रोक्सी पाइरूवेट, पाइरूवेट से ग्लिसरेट, यहाँ पे वापस NADH से NAD+, फिर ग्लिसरेट से PGA, ATP का मॉलिक्यूल खर्च होता है और ये वापस से साइकिल में आ जाता है। करेक्ट है, PGA अगेन एंटर्स इनटू योर C3 या आपका टिपिकल जो साइकिल है, ओके, फोटोसिंथेटिक साइकिल। करेक्ट है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। और यहाँ पे ये देखिए, ये एक CO2 मॉलिक्यूल का लॉस होता है। करेक्ट है, अगर हम टोटल कंसिडर करें तो अप्रोक्सीमेटली जब तक फोटो रेस्पिरेशन चालू रहता है 25% कार्बन जो है वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ ओके CO2 रादर देन कि इसका ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाए। करेक्ट है, तो आई होप कि फोटो रेस्पिरेशन की जो पाथवे है ये क्लियर हो चुकी है। अभी हम जाते हैं आगे और एक मॉडिफाइड पाथवे पे जिसका नाम है C4 पाथवे। C4 पाथवे को हम ऑल्सो बोलते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे। ठीक है, अब दो साइंटिस्ट थे, हैच और स्लैक, और वो काम कर रहे थे शुगर केन पे, है ना, गन्ने पे, गन्ने के प्लांट पे। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि नॉर्मल प्लांट्स में सबसे पहला स्टेबल मॉलिक्यूल जो फोटोसिंथेसिस के बाद बनता है वो क्या था, वो एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है ना, आपका PGA, है ना। बट यहाँ पे 4 कार्बन की मॉलिक्यूल बनती है जो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिक एसिड जिसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं, 2 COOH ग्रुप्स हैं। करेक्ट है, तो क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है या फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट जो है वो एक 4 कार्बन की मॉलिक्यूल है, तो नाम दे दिया गया C4 पाथवे। वहां पे 3 कार्बन था तो वो C3 था, ये 4 कार्बन है तो ये हो गया C4। ओके, अब जब इस पे स्टडी हुई तो पता चला कि जो ट्रॉपिकल या गर्म एरियाज में या थोड़े से कम गर्म सब ट्रॉपिकल जो ग्रासेस हैं, करेक्ट है, मोनोकोटिलिडोनस ग्रासेस जैसे कि आपके राइस हो गए, वीट हो गया, मेज हो गया, है ना, सोरगम हो गया, और कुछ कुछ डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स में भी इस तरीके की पाथवे होती है जहां पे C3 नहीं C4 कंपाउंड पहले बनता है। करेक्ट है, अब इस तरीके की पाथवे को फॉलो करने वाले ओके जो प्लांट्स हैं इनको हम बोलते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे। करेक्ट है, नॉर्मल पाथवे है कैल्विन साइकिल जहाँ पे C3 होता है और फर्स्ट प्रोडक्ट है आपका 3 कार्बन कंपाउंड। ओके, हैच एंड स्लैक में फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन फिक्सेशन एक 4 कार्बन एसिड है जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ओके, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और ऐसे प्लांट्स को हमने नाम दे दिया C4। क्लियर है, बहुत सिंपल है। अब ये प्लांट C4 करते क्यों हैं और कैसे करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप टिपिकल लीफ लेंगे ओके और लीफ की एनाटॉमी को स्टडी करेंगे तो उसमें आपको नॉर्मल मेसोफिलिक सेल्स मिलेंगे, पैलिसेड मिलेगा, ओके, स्पंजी मेसोफिल मिलेगा, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो नॉर्मल एनाटॉमी रखने वाले प्लांट C4 पाथवे क्यों फॉलो करेंगे, है ना, ये तो सोचने की बात है। तो समझने की बात ये है कि अगर वो C4 फॉलो कर रहे हैं तो चांसेस है कि उनके लीव्स में, उनके पत्तों में एनाटॉमी कुछ अलग से या कुछ हटकर है C3 प्लांट से। तो जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया उनको ये मिला कि यस, C4 प्लांट्स की जो एनाटॉमी है, जो उनकी बनावट है, वो C3 से थोड़ी सी डिफरेंट है। अब इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें एक स्पेशल लेयर या एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम कहते हैं क्रैन्स एनाटॉमी। ओके, क्रैन्स एनाटॉमी ऐसे पत्तों में पैलिसेड जो मीजोफिल है वो नहीं होती। जिनको पैलिसेड नहीं पता, एनाटॉमी के जो वीडियोस है जाके चेकआउट कीजिए। ओके, और जल्दी जल्दी से सोच लीजिए कि आपको इसको पिकअप करना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा आगे का, राइट। तो पैलिसेड का टिश्यू निकाल दिया जाता है और जो वैस्कुलर बंडल है ना लीफ का, उस लीफ के वैस्कुलर बंडल के आजू बाजू में एक स्पेशल सेल की शीत डाली जाती है या एक लेयर डाला जाता है विच इज कॉल्ड द बंडल शीट। करेक्ट है, ये तो हो गई पहली बात। अब सेकेंड चीज है ना, जो नॉर्मल मीजोफिल सेल्स हैं और जो बंडल शीट सेल्स हैं, दोनों सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दोनों सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं,
लेकिन बंडल शीथ के सेल्स के क्लोरोप्लास्ट जो है ये बहुत बड़े होते हैं, लार्ज साइज, और इनमें या तो ग्राना होता ही नहीं है, ओके, या तो बिल्कुल कम होता है। मतलब क्या आपको समझना चाहिए, ग्राना नहीं होता है, दैट मीन्स ओनली स्ट्रोमा होता है और इधर लाइट रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, करेक्ट है। लेकिन आपके टिपिकल मीजोफिल सेल्स में, ऑलराइट, टिपिकल मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट छोटे हैं लेकिन इनमें ग्राना की डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। तो देखिए कैसे सेल ने दो अलग अलग सेल्स में, प्लांट ने दो अलग अलग सेल्स में, ओके, दो अलग अलग तरीके की बनावट बना दी है ना। एक में बंडल शीथ सेल्स में बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट है लेकिन ग्राना नहीं है, मीजोफिल सेल्स में छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट है लेकिन ग्राना बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, करेक्ट है। डायग्रामेटिकली आप इसको देखेंगे तो ये आपको दिखाया गया है, ये सेक्शन है C4 के, है ना। ये जो है ये एपिडर्मिस है, ये दो एपिडर्मल लेयर्स हैं। याद रखिए कि ये जो है ये लीव्स ग्रास जैसे लीव्स हैं, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन या तो फिर राइस, करेक्ट है। तो दोनों तरफ पे स्टोमा है, आइसो बायलैटरल लीव्स है ये, ऑलराइट, दोनों तरफ पे स्टोमा है। ये वेन्स हैं आपके जो मिडरिब्स हैं, और इनके आजू बाजू में देखिए ये स्पेशल लेयर दिख रहा है जो बंडल शीथ सेल्स की लेयर है, और ये आपके नॉर्मल मीजोफिल्स हैं, करेक्ट है। पैलिसेड और स्पंजी मीजोफिल में डिस्टिंक्शन यहाँ पर नहीं है, ये आपको याद रखना है, यस और नो, ओके। अब होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आ जाता है, करेक्ट है, लेकिन आपके C3 में सबसे पहला एक्सेप्टर कौन था कार्बन डाइऑक्साइड का, RUBP, है ना, RUBP था। यहां पर सबसे पहला एक्सेप्टर एक 3 कार्बन कंपाउंड है जो है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड या PEPA, ओके। ये होता है क्लोरोफिल मीजोफिल के सेल्स में, नॉट बंडल शीथ में, ये मीजोफिल के सेल्स में होता है, करेक्ट है। 3 कार्बन का कंपाउंड एक CO2 को पिकअप करता है, 3+1 कार्बन हो जाते हैं 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और इस एंजाइम का नाम होता है पेप्को या पेप्केज, ओके। पेप्केज मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज, ओके, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज, ये होता है पेप्को या पेप्केज एंजाइम, ठीक है। अब इसका कन्वर्जन होता है और एक 4 कार्बन कंपाउंड मैलिक एसिड का, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड, अब ये सारा जो रिएक्शन है ना, ये आपके मीजोफिल सेल्स में हो रही है, ये मीजोफिल सेल्स है ना, ये नॉर्मल वाले सेल्स। अब मैलिक एसिड जब बन जाता है तो ये मैलिक एसिड पहुंच जाता है बंडल शीथ के अंदर, है ना। तो मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और इधर आपके 4 कार्बन मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुविक एसिड में। अब देखिए क्या मतलब है इसमें, मैलिक एसिड में 4 कार्बन, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन, मतलब एक कार्बन मैंने निकाल दिया, है ना। ये कार्बन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है, कौन से साइटोप्लाज्म में, बंडल शीथ सेल के साइटोप्लाज्म में। इसको बहुत केयरफुली आपको अंडरस्टैंड करना है, करेक्ट है। तो धीरे धीरे जैसे ये साइकिल टर्न होगा, क्या होगा, बंडल शीथ सेल्स के अंदर धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, करेक्ट है। अब बंडल शीथ के सेल्स में स्पेशल एंजाइम्स हैं, कौन से, कैल्विन साइकिल वाले, कैल्विन साइकिल याद है, C3 साइकिल। तो C3 साइकिल के सारे एंजाइम्स आपके बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी हमने रिलीज कर दी, तो अब क्या होगा, हाई कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से आपका RUBP कार्बोक्सिलेज जो रुबिस्को एंजाइम था, है ना, ये करता है कैल्विन साइकिल, और फोटो रेस्पिरेशन जो है ये नहीं होगा। देखिए ये प्लांट कितना इंटेलिजेंट है ना। हमने अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले देखा कि अगर कंडीशन सही ना हो तो रुबिस्को एंजाइम जो है ये ऑक्सीजनेस का काम करता है और कार्बोक्सिलेज का काम छोड़ देता है, उसके वजह से प्लांट बेचारा अपने CO2 को खो देता है रादर देन कि वो ग्लूकोज को बना सके। तो कुछ कुछ प्लांट्स जो हैं ये बड़े स्मार्ट हो गए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बंडल शीथ सेल को अलग कर दिया। बंडल शीथ सेल के अंदर CO2 जो है वो कंटिन्यूअस रिलीज हो रहा है, लेकिन ये रिलीज कहाँ से हो रहा है, ये बाहर के कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं हो रहा है ना, ये मैलिक एसिड से रिलीज हो रहा है।
और अंदर CO2 इतना बन जाता है, इतना बन जाता है, इतना बन जाता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन तो कम ही रहने वाली है, CO2 इतना ज्यादा है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर उन्होंने प्रेजेंट कर दिया है रूबिस्को एंजाइम को। तो अभी रूबिस्को के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं सिस्टम में, है ना। तो देखिए कैसे प्लांट ने फोटो रेस्पिरेशन वाले वेस्टेज के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया है। करेक्ट है, एक अलग एनाटॉमी बना के, ओके, एक अलग तरीके के एंजाइम को, मतलब एंजाइम्स को स्प्लिट कर दिया है। एक जगह पे है पेपकेज एंजाइम, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और दूसरी जगह पे है रूबिस्को एंजाइम। करेक्ट है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, है ना, फोटो रेस्पिरेशन की लॉस नहीं होती है। और जो शुगर, ओके, कैल्विन साइकिल के एंड में बनता है, इस सारे के सारे शुगर को फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। करेक्ट है, इज दिस क्लियर? सो ये वेरी इजी लॉजिक है। जो पायरुविक एसिड बंडल शीट सेल्स के अंदर बन जाती है, ये वापस मेसोफिल सेल में जाती है, वापस वहां पायरुविक फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनता है और एक एटीपी के कंजम्पशन पे पूरा काम खत्म हो जाता है। करेक्ट है, इस पूरे कन्वर्जन में, इस पूरे कन्वर्जन में क्योंकि एएमपी बनता है, एडीपी नहीं बनता है, इसीलिए ओके, 2 एटीपी का खर्च हो जाता है क्योंकि आपको एएमपी से एटीपी बनाने के लिए 2 फॉस्फेट्स ऐड करने पड़ते हैं। करेक्ट है, इसीलिए आपके टिपिकल C3 साइकिल के कंपैरिजन में C4 साइकिल को 12 अधिक एटीपी लगता है इन कंपैरिजन टू योर नॉर्मल साइकिल। इसका क्या मतलब हुआ? C3 का एनर्जी बैलेंस हमने देखा कि आपको 18 एटीपी चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए, C4 को 30 एटीपी चाहिए है। करेक्ट है, लेकिन इतना एक्स्ट्रा खर्चा वो क्यों करता है? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन इसमें लगभग ना के बराबर होता है ना। देर इज नो लॉस ऑफ कार्बन, और ये लॉस को प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनकी एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाती है, पानी के मॉलिक्यूल्स इनको कम लगते हैं। ओके, इन कंपैरिजन ये लाइट को ज्यादा एफिशिएंटली यूज करते हैं। पर कार्बन, ओके, पर CO2 इनका फिक्स्ड कार्बन का जो रेशियो है ये भी ज्यादा होता है। करेक्ट है, इसीलिए हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा C4 पाथवे जो है ना, C4 पाथवे ये ज्यादा एफिशिएंट पाथवे है, ये एक ज्यादा एफिशिएंट पाथवे है। और फटाफट चलिए डायग्रामेटिक व्यू भी देख लेते हैं। ये है C4 पाथवे का डायग्रामेटिक व्यू, है ना। एटमॉस्फेरिक CO2 एंटर होता है, ये जो ऊपर का कंपार्टमेंट है ये मेसोफिल सेल है। डायग्राम बनाते समय मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल को लिखना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। करेक्ट है, अब ये जो 2 सेल के बीच में ये गैप दिखाया है, ये कौन सा स्टूडेंट बताएगा मुझे किस तरीके का गैप है, ये क्या है ये? जिस स्टूडेंट ने प्रॉपरली एनाटॉमी और सेल बायोलॉजी सारी चीजों को इंटीग्रेट कर लिया है, माइंड में समझ लिया है, वो मुझे तुरंत बताएगा कि ये जो है ये क्या है। ये प्लाज्मा डेस्माटा है। यस और नो? एक और बार ऊपर देखते हैं, देखिए इसको मैंने बड़ा कर दिया है ना। मेसोफिल सेल, बंडल शीट सेल, देखिए दोनों आजू बाजू में है ना, कनेक्शन में है, तो इनके बीच में कनेक्शन तो होगा ही। दैट मीन्स इनके बीच में प्लाज्मा डेस्माटा डेफिनेटली बना हुआ है, और वही प्लाज्मा डेस्माटिक कनेक्शन आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे, है ना। इसी प्लाज्मा डेस्माटा के थ्रू ओके कम्युनिकेशन होता है और केमिकल्स एक से दूसरे सेल टाइप में जाते हैं। तो चलिए वापस आ जाते हैं यहाँ पे। एटमॉस्फेरिक CO2 मेसोफिल के सेल में एंटर होता है, यहाँ पे इसे मिलता है एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज या पेपकेज। पेपकेज ओके बनाता है मैलिक ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ओके, ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए इस पाथवे का नाम है C4 साइकिल। ठीक है, फिर आता है एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजनेस, ये डिहाइड्रोजनेट करता है मैलिक एसिड को और ऑक्सैलिक एसिड से मैलिक एसिड बनाता है। ठीक है, NADPH का कन्वर्जन होता है NADP प्लस में, राइट। अब ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है नीचे बंडल शीट के सेल्स में। बंडल शीट के सेल्स में मैलिक एसिड का कन्वर्जन होता है पायरुविक एसिड में, तो मैलिक एसिड यहां से प्लाज्मा डेस्माटा के थ्रू आ जाता है बंडल शीट में। मैलिक एसिड या मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है, अगेन NADP टू NADPH कन्वर्जन। पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये 4 कार्बन है, तो यहाँ पे CO2 रिलीज हो जाता है। ये CO2 आगे जाके कैल्विन साइकिल में एंटर होता है।
ठीक है। पायरुविक एसिड वापस से प्लाज्मा डेस्माटा से आ जाता है ऊपर, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम, एएमपी एटीपी कन्वर्जन, और यहाँ पे आ जाता है पीईपी, पीईपी से वापस बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। करेक्ट है। तो पूरी साइकिल जो है ये इस तरीके से रिपीट होती रहती है। ऑलराइट, एरोस का फ्लो देखिए, डायग्राम बनाते समय बी वेरी केयरफुल। ऑलराइट, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं लेकिन मैलिक एसिड से बंडल शीट के सेल में रिलीज होता है और यहाँ पे कैल्विन साइकिल जो है वो टर्न होती है। करेक्ट है। अब कोई स्टूडेंट शायद मुझे ये भी पूछे कि मैम स्टोमेटा तो हर जगह पे है। अब ये एक इंटेलिजेंट चीज है जो थोड़ी समझने की चीज है। करेक्ट। कोई स्टूडेंट मुझे ये पूछे कि स्टोमेटा तो हर जगह पर है, तो ऑक्सीजन तो हर जगह पे फैल रहा है ना, तो कैसे क्या बंडल शीट सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाए? हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर ऑक्सीजन चला जाए है ना, तो वहां पे रुबिस्को एंजाइम है, और रुबिस्को एंजाइम को अगर ऑक्सीजन मिला तो आपको पता है फोटो रेस्पिरेशन होगा। तो क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि ऑक्सीजन अगर हर जगह है और वो डिफ्यूज हो रहा है तो बंडल शीट में कैसे क्या नहीं जा रहा है? अगर क्वेश्चन आया तो वेरी गुड, ओके, आपने बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा। तो वाई इट डजंट गो? क्योंकि बंडल शीट सेल की और एक खासियत है। करेक्ट है। ये सेल, ऑलराइट, इसका जो सेल वॉल है ये बहुत ही ज्यादा थिक और हैवी वॉल है। करेक्ट है। इतना थिक है कि ऑक्सीजन को अंदर आने में बहुत दिक्कत होती है। ऑक्सीजन के डिफ्यूजन को ये स्पेशल एनाटॉमी जो है ये रोक लेती है। बंडल शीट का थिकनेस ऑक्सीजन को कम कर देता है अपने आप। सो इवन अगर ऑक्सीजन लीफ में चारों तरफ फैला हुआ है फिर भी बंडल शीट के अंदर वो एंटर नहीं होता है या बिल्कुल ना के बराबर एंटर होता है। इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन या तो होता ही नहीं है या तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है ना। बहुत ही इंटेलिजेंट डिजाइनिंग। करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने जो है C4 पाथवे कंप्लीट कर दिया है स्टूडेंट्स, और हमारे पास अभी एक ही जो है अब बचता है, एक वी हैव अ शॉर्ट पाथवे जो कैम पाथवे है। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है फैक्टर्स, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट स्टूडेंट्स कि आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन दबाना है और आपके फ्रेंड्स को आपको बताना है। ओके, क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं तो प्लीज़ मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए और आपके स्कोर्स को बढ़ाइए। 100% मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।